हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है और हमारा आज का टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले के दो लेक्चर में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आज पढ़ेंगे हम साइलेंट फीचर के बारे में। तो जैसे कि आप इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए भी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो ये रहा फीचर्स के बारे में। तो चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक बात तो हमें मालूम है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटेन फॉर्म में है, यानी कि लिखित रूप में है। अब दूसरी चीज़ें जानना है कि लेंथीएस्ट क्यों है और कैसे है। तो देखिए, एक बात ब्रीफ में जानेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। ऐसा क्यों है, इस बात को पहले जानेंगे। हमारे संविधान में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, पार्ट मिलेगा, आर्टिकल मिलेंगे और शेड्यूल मिलेंगे। इन तीनों की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं न कहीं लेंदी हो गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 22 पार्ट्स थे। प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हो गए हैं। आर्टिकल्स पहले कितने थे, 395 थे और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 465 हैं। पहले शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे, अब बढ़कर कितने हो गए, 12 शेड्यूल हो गए। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं लेंदी हो गया है। देखिए, 4 फैक्टर्स इसके मेन हैं जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हुआ। तो वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं हम उन्हें जानेंगे। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर यानी हमारे देश की जो ज्योग्राफी है, जो लैंड मास है, वो बहुत बड़ा है। उस पहली बात तो वो बड़ा भी है और उसमें डाइवर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा है, यानी कि विभिन्नता में एकता है हमारे देश में। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन लंबा बन गया, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए। तो इसकी एक फैक्टर क्या मिला, ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो 4 फैक्टर्स में एक हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर का भी इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनैक्ट किया गया था 1935 में, ब्रिटिश पीरियड में। तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस डायरेक्टली या थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस देखा गया। तीसरा ये है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, यानी कि हमारे देश में अलग अलग संविधान नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है, पर हमारे यहाँ दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और फोर्थ हमारा ये रहा कि डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चौथा इस वजह से भी लेंदी हो गया क्योंकि हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका था, एडवोकेट वगैरह का था, जो लॉ की पढ़ाई करके बैठे हुए थे। इसके वजह से भी लेंदी हो गया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बहुत सारे जगहों से लिया गया है, उसके बहुत से पार्ट अलग अलग जगहों से उठाए गए हैं। तो जैसे स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कहाँ से लिया, यानी कि स्ट्रक्चर कहाँ से बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का। ज़्यादातर स्ट्रक्चर वाला पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनाया गया। फिलोसॉफिकल पार्ट का क्या थे, देखिए पहले फिलोसॉफिकल पार्ट क्या थे ये जानते हैं। फिलोसॉफिकल पार्ट में आते हैं हमारे जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। ये सब पार्ट जो थे फिलोसॉफिकल पार्ट के अंडर आते हैं।
इनको अलग अलग देशों से लिया गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से लिए गए, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी रसा से लिया गया। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन सा सोर्सेस कहाँ से लिया गया है। तो अभी बस इतना जानते हैं कि फिलोसॉफिकल पार्ट अलग अलग देशों से लिया गया। स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ज़्यादातर, पूरा नहीं, ज़्यादातर वहीं से लिए गए। थर्ड पार्ट है हमारा पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट जो कह सकते पूरा का पूरा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन करके। पॉलिटिकल पार्ट में आएगा क्या, देखिए पॉलिटिकल पार्ट में वो पार्ट है हमारा जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो गए। इस तरीके का जो है पार्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड फीचर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म की होगी। इसको किस देश से लिया गया, इस चीज़ को हमारे कंट्री ने ऑप्ट किया ब्रिटिश सिस्टम से, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही वो पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपने यहाँ अपनाती थी। तो हमने भी सोचा कि हमारे देश में पिछले 200 साल से उसी तरीके से रूल चल रहा था, यानी ब्रिटिश रूल था, तो हम उनके रूल को सक्सेसफुल मानने के लिए हमने इस फॉर्म को अपनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया। और ये सिस्टम गवर्नमेंट का जो था वो दोनों के लिए था, सेंट्रल के लिए भी था और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल के लिए है या दोनों के लिए है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो ये दोनों के लिए है, सेंट्रल के लिए भी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। पार्लियामेंट सिस्टम जो है बेस्ड है हमारे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके फीचर्स क्या है, ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऑप्शन में देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स इसका। तो इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव इसमें पाए जाते हैं। नॉमिनल में कौन होते हैं, हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बोला जाता है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, पीएम। तो ये पहला फीचर हुआ। दूसरा क्या होता है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, हमारे यहाँ जो जिस पार्टी में ज़्यादा वोट होगा वही रूल करेगा। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेजिस्लेचर के लिए, यानी लॉ बनाने वालों के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम, यहाँ पे जो लीडर होंगे वो कौन होंगे, पीएम होंगे और सीएम होंगे। अगर स्टेट में है तो सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पीएम। फिफ्थ है एंड लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस का डिसोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि पूरे मेंबर रिजाइन कर देंगे, फिर से नए तरीके से इलेक्शन होता है, ऐसा करके होता है इसमें। तो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होगा बट अपर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होगा। लोअर हाउस में कौन आता है, लोकसभा आता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, बट इन अपर हाउस राज्यसभा आता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है। तो ये दोनों का डिसोल्यूशन नहीं होगा और लोअर हाउस का सिर्फ डिसोल्यूशन होगा। ये है फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो नोट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए हमारे यहाँ का पार्लियामेंट की सॉवरेन बॉडी नहीं है, ऐसा एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो भी लॉ बनाती है वो फिक्स्ड नहीं है, वो इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है इन फ्यूचर, जैसा भी सिचुएशन होगा। इसलिए पार्लियामेंट हमारे यहाँ सर्वोच्च बॉडी नहीं है, यानी कि सब कुछ नहीं है, होलिस्टिक बॉडी नहीं है जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। दूसरा है कि इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ के जो हेड होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के हेड होते हैं, यानी हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक बोला जाता है उनको। तो वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं,
नॉमिनेटेड नहीं होते, हेरिडिटरी नहीं होती उनकी, वो इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। रिपब्लिक है, न कि मोनार्की। रिपब्लिक में इलेक्टेड हेड आते हैं और हमारे यहाँ के इलेक्टेड हेड होते हैं प्रेसिडेंट। जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता है, ब्रिटिश में हेरिडिटरी सिस्टम चलती है। वहाँ के जो हेड होते हैं वो नॉमिनल हेड ही होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट भी नॉमिनल हेड होते हैं, बट उनकी जो हेड की जो हेरिडिटरी होती है उसको मोनार्की कहा जाता है और वो हेरिडिटरी चलती है। तो ये रहा हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखिए, इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल का हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमारे हाथ के 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां हैं, उनको मिलाकर के एक हाथ बनता है। तो हाथ जो है 5 उंगलियों से बिना किसी भेदभाव के उनसे काम कराता है। तो उसी तरीके से क्या है कि फेडरल सिस्टम में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको मिलाकर के हमारा फेडरेशन बनता है, और उन सभी को मिलाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो यूनिटरी का रोल प्ले करता है, और ये जो स्टेट्स होते हैं वो फेडरल का रोल प्ले करते हैं। तो यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी भेदभाव के सभी स्टेट्स को ध्यान देना प्रॉपरली। तो ये है हमारा फोर्थ जो है फीचर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखिए, फेडरेशन कहाँ से आता है, फेडरेशन के क्या फीचर्स हैं, हम उनको पहले जानेंगे, फिर कुछ नॉन फेडरेशन फीचर है उन्हें भी जानेंगे। देखिए, फेडरेशन के फीचर ये हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में यही पूछते हैं कि फेडरल सिस्टम के क्या फ़ीचर हैं। तो फेडरल सिस्टम के फीचर ये होते हैं कि डुअल गवर्नमेंट हो, डुअल गवर्नमेंट का होना, यानी कि एक गवर्नमेंट सेंट्रल के लिए हो, एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो। तो वहाँ पे पहला फीचर ये होना चाहिए कि वो डुअल गवर्नमेंट हो, उनमें डिवीजन ऑफ पावर हो, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि संविधान ही हमारा सब कुछ हो, संविधान ही हमारा बाइबल है। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हो। और क्या है, बाईकैमरलिज्म हो। बाईकैमरलिज्म का मीन्स होता है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, और अपर हाउस मतलब राज्यसभा। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है। विधानसभा एंड विधान परिषद 2 चीज़ें आती हैं। तो ये रहा बाईकैमरलिज्म। एंड लास्ट है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जुडिशरी हमारी सबसे अलग है। तो ये है फेडरल फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे। और हमारे यहाँ ऐसे है भी कि डबल गवर्नमेंट चलती है, हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान ही सब कुछ है हमारे यहाँ, बाईकैमरलिज्म भी चलता है और हमारी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है, यूपीएससी ने पूछा है इसमें। और दूसरा है कि नॉन फेडरल फीचर। नॉन फेडरल फीचर क्या क्या है जिसको यूनिटरी बनाता है। नॉन फेडरल फीचर में ये आता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर क्या है, मजबूत है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ के लिए, भले सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को चलाता है। सिंगल सिटीजनशिप है, यानी ना स्टेट और सेंट्रल के लिए सेपरेट नहीं, एक ही सिटीजनशिप दिया जाता है हमारे यहाँ। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जैसे आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस को रेफ़र करता है तो हाई कोर्ट में लेके जाता है, हाई कोर्ट रेफ़र किया तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। और क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारे यहाँ, जैसे IAS, IPS। तो ये सब क्या है, PSC एग्ज़ाम जितने होते हैं, तो ऑल इंडिया जितने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुए, तो वो क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम क्या होता है, रिक्रूट करेगा UPSC, और उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट में रोल जाके प्ले करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, यूनिटरी बायस हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज में भी देखने को मिलता है। इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, जब भी कभी इमरजेंसी लगता है तो हमारे पार्लियामेंट इसमें बिल को पास करती है इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो या नेशनल इमरजेंसी हो या फिनेंशियल इमरजेंसी हो। तो इसके लिए भी हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे इमरजेंसी का, अभी बस ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं।
तो ये रहा नॉन फेडरल फीचर। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी बायसनेस भी देखा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जो टर्म फेडरेशन है उसका यूज कहीं का यूज तो हुआ है बट इस नाम का जिक्र कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है तो नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, का संविधान में कहीं भी इस टर्म का यूज नहीं किया गया है, बट फेडरेशन सिस्टम फेडरेशन। फिफ्थ है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंटीग्रेटेड कैसे है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ की जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कोई केस लेकर जाएंगे तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर रेफ़र किया तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट ने रेफ़र किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बट ऐसा फंडामेंटल राइट के केस में नहीं होता है। फंडामेंटल राइट के केस में जो पिटिशनर होगा उसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो हाई कोर्ट से शुरुआत करे या सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? इंडिपेंडेंट ऐसे है कि हमारे यहाँ तीनों बॉडी को सेपरेट रखा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। फिफ्थ है हमारा फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए अभी से ब्रीफ में इसको जानते हैं जितना पीएससी एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है। फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? इसको लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, और ये पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है। 6 हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है यूएसएसआर से, यानी कि उस टाइम में जर्मनी रसा से लिया गया है, रसा से इसको लिया गया है और ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 51A में आता है। इसका एकमात्र आर्टिकल है 51A। 7th है हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारा फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। डीपीएसपी को लिया गया है आयरिश कंट्री से, यानी कि आयरिश जो देश है वहाँ से इसको लिया गया है, इसका सोर्स है। देखिए इन सोर्सेस की वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए अभी इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 8th है हमारा सेकुलर स्टेट के बारे में। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है, यानी कि हम किसी भी धर्म को हमारे यहाँ नेशनलिज्म से बढ़ के नहीं माना गया है। तो हमारा एक ही धर्म है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता, इसलिए हमारे देश को सेकुलर कंट्री भी कहा जाता है। 9th और लास्ट इस आज के टॉपिक का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट होते कौन है? यानी कि जो 18 साल का हो गया हमारे देश में उसको एडल्ट माना जाता है और वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले जो 21 के उम्र के थे वो सिर्फ वोट देने के लिए एलिजिबल थे, बट इस वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया, घटाकर 18 साल कर दिया गया 1989 में। 1989 में इसको रिड्यूस कर दिया गया बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। यूपीपीसीएस ने इससे क्वेश्चन पूछा था 20 में कि 21 में कि किस अमेंडमेंट के थ्रू वोटिंग एज को रिड्यूस करके 21 से 18 ईयर कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी है। आप इसको पढ़ने के बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इस चीज़ को जान पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और हम आपके लिए ऐसे आगे भी वीडियो लेकर आएंगे। देखिए हमारा पर्पज़ है वीडियो को शॉर्ट बनाना, नोट्स को लेकर आना, वीडियो को लॉन्ग और लेंदी बनाना हमारा एम नहीं है। तो थैंक यू।